हेलो गाइस, मैं विकी कुमार एक बार फिर आपको लेके आया हूँ अपने चैनल एडुटेक पे। और साइंस की लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शंस ऑफ लेंस के बारे में, जिसके अंदर हमने बात की थी स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्ट इमेज की कैसी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके बारे में। और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कुछ लॉज, और आज हम बात करेंगे इसी चैप्टर के आगे कुछ उसके लॉज एंड आपके लेंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ आता है आपका ऑप्शन सब आज के टॉपिक्स में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का जो अपवर्तन है वो होता है कि हैपन इन द ट्रांसपेरेंट मीडियम व्हेन द लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम रिफ्रैक्शन टेक प्लेस। यानी कि अगर उदाहरण के तहत हम कहें तो अगर किसी प्रकाश का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना अपवर्तन कहलाता है। जैसे कि अगर हम किसी सनलाइट को पानी के अंदर से हम उसको रिफ्लेक्ट करवाते हैं या अंदर भेजते हैं, तो जो उसका रे होती है ना किरण की, वो आपको थोड़ा सा डिफ्लेक्टेड शो होती है, यानी कि अपवर्तन उसमें आपका हो रहा होता है। जैसा कि आगे मैंने इसके अंदर लिख रखा है कि अ रे ऑफ लाइट बेंड एज इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट एज एंटायर फॉर्म ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। यानी कि इसके अंदर कह रहा है कि जो हमारी रे ऑफ लाइट है वो बेंड होगी, यानी कि थोड़ी बहुत मुड़ेगी। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो रिफ्रैक्शन मीडियम होता है उसका स्पीड में चेंज हो जाता है। जैसे कि हम सन ऑफ लाइट की ही अगर बात कर रहे थे, सनलाइट की, तो वो आपके जो एयर के प्रेजेंस में होता है उसकी स्पीड होती है 3 मीटर पर 10⁹ मीटर पर सेकेंड होता है आई थिंक। और अगर यही हम एयर की बेसिस पे बात करें तो वो आपका 2.37 में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि बाद में जैसे हम वाटर के अंदर उसको अगर ट्रांसपेरेंट करवाते हैं। इसी वजह से जो हमारा सन की लाइट की रेज होती हैं वो पानी के अंदर थोड़ा आपका बैंड टाइप का शो होता है, यानी कि थोड़ी बहुत मुड़ी हुई दिखाई देती है। इसी को मैंने यहाँ नीचे हिंदी में भी समझा रखा है कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपनी दिशा बदलता है और प्रकाश की चाल भी बदलती है। तो यानी कि जिसको हम विरल में संघनन माध्यम और गमन करती है तो इसकी चाल घटती है। यानी जब विरल से संघनन यानी कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर अगर आपका सनलाइट या आपकी जो लाइट है वो अगर ट्रैवल कर रही है तो वो उसकी स्पीड जो होगी कम होगी। चलिए इसके बेसिस पे मैंने यहाँ 2 इमेज ड्रॉ कर रखा है इनको समझाने के लिए कि कब आपका इमेज बेंड होगा इनवर्ड और कब आउटवर्ड होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पहले जो इमेज हमारी जिसके अंदर मैंने इंसिडेंट रे को जो कि वहाँ से रिफ्लेक्ट करवाया है, और रिफ्लेक्ट करवाने के बाद जैसे ही वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रहा है तो वो आपके नॉर्मल एक्सिस के और इनवर्ड के और यानी कि आपकी बेंड हो रही है। वैसे ही अगर मैं सेकंड इमेज की बात करूँ तो उस पर से जब हमने रिफ्लेक्ट करवाया है तो वो आपका अवे फ्रॉम नॉर्मल की ओर आपका बेंड हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो हमारा मीडियम है वो अपोजिट है लास्ट वाली सीक्वेंस के बेसिस पे। जैसे पहले हमने रेयर टू डेंसर मीडियम में आपका वो करवाया था रिफ्लेक्शन, और अभी जो मैंने सेकंड इमेज की बात की उसके अंदर हमने डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में रिफ्लेक्शन करवाया। तो यही होता है कि जब हमारा जो हम रेयर टू डेंसर में जाते हैं तो हमारी लाइट की जो स्पीड है वो घट जाती है, जिसके कारण वो बेंड होती हुई दिखाई देती है। जैसे मैंने यहाँ नीचे हिंदी में भी लिखा है कि अभिलंब की ओर झुकता है और अभिलंब से आपका दूर मुड़ जाता है। तो ये था हमारे आज के टॉपिक का सबसे पहला टॉपिक, और अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करेंगे कुछ फेनोमेना जो कि रिफ्रैक्शन से रिलेटेड होती हैं, यानी कि कुछ ऐसे अनुभव जो हम प्रकाश के अपवर्तन के कारण देखते हैं। तो जैसा कि सबसे पहला है यहाँ पानी में किसी वस्तु का उसकी वास्तविक गहराई से ऊपर दिखना, यानी कि डिसलोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन द वाटर। यानी कि जैसे कि अगर हम कोई ग्लास ही है, अगर पानी की बाल्टी या कोई ड्रम या
कोई भी टंकी के अगर अंदर गिर जाती है तो अगर हम उसको उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो हमें दिखाई देता है जैसे कि ऊपर हो, लेकिन वो काफ़ी नीचे होता है। तो ये आपके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ही कारण होता है, जो कि हमारे आँखों के कारण होता है, रिफ्लेक्ट होती है। इसलिए जैसे कि मैंने यहाँ सेकंड में लिखा भी है, हमारी आँखें जो कि एक रिफ्रैक्शन मीडियम का काम करती है, रिफ्रैक्ट करती हैं आपके रेज़ को। और ऐसे ही जो हमारा रेनबो है, रेनबो भी जो हमारा बनता है आकाश के अंदर, यानी कि स्काई के अंदर, वो आपका रिफ्रैक्शन के कारण ही बनता है। ऐसे ही अगर किसी ग्लास से हम लाइट रिफ्लेक्ट करवाते हैं तो उससे भी हमारा रेनबो क्रिएट होता है, और वो भी आप एक तरह का रिफ्रैक्शन मान सकते हैं। और इसके अलावा जैसे हम रात को तारे वगैरह देखते हैं तो उसमें भी आपका रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि वो अपने एक्चुअल स्टेज पर नहीं दिखाई देते, मतलब अपने एक्चुअल पोजीशन पे ना दिखाई दे के थोड़े बहुत आपके वो साइड में वाइब्रेशन टाइप हो दिखाई देते हैं, जैसे कि वो हिल रहे हो या वाइब्रेट कर रहे हो। चलिए अब आगे बात करते हैं, और आगे मैं यहाँ अब आपको दिखाऊंगा आयताकार स्लैब से अपवर्तन, यानी कि कोई आपका ग्लास का रेक्टेंगुलर स्लैब होगा, उससे मैं अब यहाँ रिफ्रैक्शन करके दिखाऊंगा कि कैसे किया जाता है। वो मैं डायग्राम बेसिस पे आपको अब समझाने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ एक रेक्टेंगुलर KLMN आपकी स्लैब ले रखी है, उस पर मैंने एक जगह नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल पर से मैंने एक इंसिडेंट रे को रिफ्लेक्ट करवाया है एंगल I पे। जब मैंने एंगल I पे उसको रिफ्लेक्ट करवाया तो वो आपका रिफ्रैक्ट होके एंगल R पे रिफ्रैक्ट हुआ और आपके स्लैब के अपोजिट साइड में जाकर दोबारा टकराता है एंगल I के इक्वल एंगल पे, नॉर्मल से, और फिर वहाँ से आपका रिफ्रैक्ट होके एंगल R के बेसिस पे, यानी कि R2 या R1 मान सकते हैं इन दोनों को, तो उसके बेसिस पे फिर ये आपका सेम उतने ही एंगल पे बाहर रिफ्लेक्ट कर देता है आपके एयर यानी कि रेयर मीडियम की ओर। और जो हमारे ग्लास है, ग्लास की स्लैब है, वो हमारा डेंसर मीडियम, जैसे कि मैंने यहाँ शो कर रखा है। तो जो इसकी एक्चुअल पोजीशन होती है वो होती है ये जो आपके डॉटेड लाइन्स दिख रहे हैं, ये इसकी एक्चुअल पोजीशन होती है कि इसको जो यहाँ से आपको ऊपर वाले पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर बिल्कुल सीधी इसी वे में आनी चाहिए थी, लेकिन वो हल्का बेंट हो जाता है आपके डेंसर मीडियम में, और बेंट होने के कारण ही जो उसकी डायरेक्शन है वो कन्वर्ट हो जाती है या डाइवर्ट हो जाती है। ये था हमारा ग्लास के स्लैब से हम अगर कोई मीडियम को या कोई रे को पास करवाते हैं तो उसका डायरेक्शन क्या होगा और कैसे उसके डायरेक्शन को हम मेज़र करते हैं, ये उसके लिए है कि वो आपका कितना रिफ्लेक्टेड या डिफ्लेक्टेड होता है उसके बेसिस पे। और इसी के लिए एक आपका फार्मूला भी यूज़ किया जाता है, जो कि मैं आगे अभी डिस्कस करूँगा, और जो कि एक साइंटिस्ट स्नेल ने डिस्कवर किया था, और इसलिए उसको स्नेल लॉ कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आएगा यहाँ पर आपका, पहले उससे पहले मैं ये बता दूँ अपवर्तन के नियम, यानी कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसके अंदर मैंने सब में पहले यहाँ लिख रखा है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु, यानी कि दोनों जहाँ आपके रिफ्लेक्ट करते हैं वो पॉइंट, तीनों ही चीज़ें आपकी एक ही तल यानी कि एक ही प्लेन पे होनी चाहिए। अब जैसे कि मैं इसको इंग्लिश में भी अगर ट्रांसलेट करता हूँ, यानी कि आपको बताता हूँ, तो होता है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, यानी कि जहाँ आपके दोनों ये मीडिया जॉइंट होते हैं उसके नॉर्मल पॉइंट को, और जो आपका इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों ही पॉइंट्स आपके ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। जैसे कि मैंने आगे लिखा है, इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो हमारे तीनों ये आपके ऑप्शंस आ रहे हैं, यानी कि इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इंटरफेस, वो तीनों चीज़ें आपकी एक ही प्लेन के अंदर होनी चाहिए। और अब यहाँ आपका सेकंड ऑप्शन है, जब प्रकाश के किसी निश्चित रंग का तथा नियमित माध्यमों के युग्मकों के लिए आपतन कोण की साइन और अपवर्तन कोण की साइन, यानी कि जिया जिसे हिंदी में कहते हैं, का अनुपात स्थिर होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। और इसे स्नेल लॉ कहते हैं, क्योंकि इसको
एक साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था जिसका नाम स्नेल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी को मैंने यहाँ इंग्लिश में भी डिफाइन कर रखा है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर द गिवन कलर एंड पेयर ऑफ मीडिया। दिस इज आल्सो नोन एज लॉज ऑफ स्नेल लॉ। और ये जो होता है वो हमारा साइन आई और साइन आर का रेशो होता है जो कि इक्वल टू कांस्टेंट यानी कि एन के बराबर होता है। और इसी को मैंने यहाँ एन की मीडियम के बेसिस पे आपको यहाँ समझा रखा है। और मीडियम के बेसिस पे जो मैंने समझाया है उसके अंदर आ रहा है आपका कि जो साइन आई है वो डिवाइड बाय साइन आर इज इक्वल टू N2 बाय N1 यानी कि मीडियम 2 बाय मीडियम 1 यानी कि जो आपका ओवरऑल आंसर है वो N2 1 आएगा। तो जैसे मैंने नीचे समझा भी रखा कि जो N2 है वो हमारा सेकंड मीडियम यानी कि दूसरा माध्यम के लिए है और जो N1 है वो हमारे पहले माध्यम यानी कि फर्स्ट मीडियम के लिए है। तो ये था आपका स्नेल लॉ। और इन सभी लॉज के बेसिस पे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा कुछ न्यूमेरिकल्स एंड टेस्ट पेपर्स जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। और आपको मैं एक शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह दूंगा जो आपको मुझे स्क्रीनशॉट या आप मुझे मेल कर सकते हैं। और मेल की आईडी मुझे मैं उस दिन मतलब अगली वाली वीडियो में अपने डिस्क्रिप्शन में एडिट कर दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि गोलीय लेंस क्या होता है आपका। उससे पहले मैं थोड़ा बता दूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम यानी कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर की हम बात करें तो वो आपका 1.33 होता है। और अगर यही हम एयर की या ग्लास की बात करें तो आपका 1.52 होता है। और अब हमारा नेक्स्ट यहाँ ऑप्शन आता है गोलीय लेंस। वो थोड़ा लिखने में मेरे मिस्टेक हो रखा है, वो PDF में मैं आपको करेक्ट करके सेंड कर दूँगा। तो गोलीय लेंस क्या होता है? तो गोलीय लेंस होता है कि दो पृष्ठ से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दो पृष्ठ गोलीय लेंस कहलाता है। तो यानी कि अगर इसको इंग्लिश में समझाने की कोशिश करें तो अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेसेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेस आर स्फेरिकली फॉर्म अ लेंस। यानी कि कोई दो आपका मिरर या यूँ समझ लीजिए लेंस का दो आपके पार्ट हों जो एक दूसरे से घिरे हुए हों और सर्कुलर यानी कि गोलीय लेंस फॉर्म कर रहे हो तो उसे गोलीय लेंस कहते हैं। अब ये आपके दो टाइप्स के होते हैं जैसे कि मैंने यहाँ दोनों ही आपको डिफाइन कर रखा है। सबसे पहला आता है कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस। और ये होता है कि अ लेंस बाउंडेड बाय द टू स्फेरिकल सरफेस कर्व आउटवर्ड यानी कि जिसका कर्व आपका बाहर की ओर हो वो आपका कॉन्वेक्स लेंस माना जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ हिंदी में भी समझाया कि दो पृष्ठ से घिरे हुए कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दो पृष्ठ गोलीय है ऐसे लेंस द्विउतल या फिर उत्तल लेंस कहलाते हैं। तो ये था आपके उत्तल लेंस का डेफिनेशन। और अब हम बात करते हैं अवतल लेंस के बारे में कि हमारा अवतल लेंस क्या होता है। तो ये एक द्विउतल लेंस की ओर वक्रित दो गोलीय पृष्ठों से घिरा होता है और यह बीच की अपेक्षा किनारों से अधिक मोटा होता है और इसे अवतल लेंस कहते हैं। यानी कि बेसिकली बात करें तो इसका जो कर्व सरफेस होता है वो आपका आउटवर्ड होता है यानी कि बाहर की ओर होता है। इसी को मैं अब इंग्लिश में भी अभी ट्रांसलेट करके आपको समझा देता हूँ कि लेंस बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस कर्व इनवर्ड इज नॉन एज डबल कॉन्केव लेंस और सिंपली कॉन्केव लेंस। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज डाइवर्जिंग लेंस because it diverges the light। जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था कि ये जो आपका है वो चारों ओर की अपेक्षा में किनारों से अधिक मोटा होता है और सेंटर में आपके पतले होते हैं यानी कि इनवर्ड की ओर बाउंडेड होते हैं। और जो आपका कॉन्वेक्स है वो आपका आउटवर्ड की ओर बाउंडेड होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट टॉपिक है हमारे यहाँ कि फ्यू बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंस। कि जो हमें स्फेरिकल लेंस
यूज़ करते हैं, यानी कि दोनों आपका कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, इन दोनों के ही बेसिस पे हम कौन कौन से टर्म्स यूज़ करते हैं और उनकी डिस्टेंस या उनकी मेजरमेंट कितनी से या फिर कौन से पॉइंट से कहाँ तक की मेजरमेंट हम उसको लेते हैं। तो चलिए, जैसे कि मैंने यहाँ पहले इमेज आपको शो कर रखा है कि जो हमारा 2F1 से लेके O तक का जो डिस्टेंस है वो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और ऐसे ही मैंने यहाँ एक साइड में आपको शो कर रखा O से लेके F2 तक या फिर O से लेके F1 तक, ये जो हमारा डिस्टेंस होता है वो फोकल लेंथ होता है। और जो आपकी बीच में सीधी सी लाइन दिख रही है उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष भी कहते हैं। तो ये तो बात हो रही थी हमारी कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। अब चलिए देखते हैं अपने कॉनकेव लेंस के बारे में, जो कि यहाँ मैंने दिखा रखा है कि ये आपके इनवर्ड बाउंडेड है, यानी कि सर्कुलर है। और इसके अंदर भी मैंने यही शो कर रखा है, जो आपका O है वो ऑप्टिकल सेंटर है कॉनकेव लेंस का, ये बीच में आपका ये प्रिंसिपल एक्सिस है। और जो साइज़ मैंने यहाँ आपको शो कर रखा है ऊपर की इमेज में, यानी कि O से 2F1 तक या फिर O से 2F2 तक, ये जो डिस्टेंस होगा आपका वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। और O से F1 या फिर O से F2 तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा फोकल लेंथ होगा। तो चलिए अब बात करते हैं हम उत्तल लेंस के बारे में और उससे बनने वाले कुछ इमेजेस के बारे में। और कॉनकेव लेंस के बनने वाले इमेजेस को मैं अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं कि कन्वर्ज टू द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस डोनेटेड बाय F1 नॉन एज द प्रिंसिपल फोकस। तो इसके अंदर एक आपका पॉइंट आता है जहाँ पे हमारे सारी इमेजेस F पे आके पॉइंटेड हो जाती हैं, यानी कि फोकस करती हैं, तो उसे हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने हिंदी में लिख रखा है, इस लेंस में समांतर प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर अभिसारित होती हैं, यानी कि एक ही बिंदु पर जाके वो आपकी डिफ्लेक्ट होती हैं। उस पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं, तो उसे प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ डायग्राम में शो कर रखा है, यहाँ मैंने यहाँ 3 रेज आपको लेंस पे रिफ्लेक्ट करवाया और डिफ्लेक्शन होने के बाद वो सीधा आपके F2 पे आके पॉइंटेड हो रहे हैं, और इसी को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो अगर आपको कोई भी डायग्राम में को समझने में प्रॉब्लम हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको आपको सेपरेटली अलग से ड्रॉ करके एंड कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी समझा दूँ। तो चलिए अब बात करते हैं अपने अगले स्टेप की। और नेक्स्ट है आपका यहाँ कॉनकेव लेंस से जो हमारे कुछ नियम जीरो होते हैं उनके बारे में, कि अपीयर टू डाइवर्ज फॉर्म अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस नॉन एज अ प्रिंसिपल फोकस। यानी कि इसमें होता है कि इस लेंस के समांतर प्रकाश की किरणें अपवर्तक के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर अपसारित होती हैं। उसमें आपकी अभिसारित होती थी, यानी कि डाइवर्ज होती थी, वो कन्वर्ज होती थी, और इसमें आपकी यहाँ डाइवर्ज होंगी, यानी कि सिंगल पॉइंट से वो आपकी फैलेंगी, डाइवर्ज होंगी। उस पॉइंट को हम यहाँ प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ इस डायग्राम में दे रखा है कि हमने 2 इन्फिनिटी से रे को पास करवाया, जब वो हमारे लेंस पे आपके टकरा के या फिर डिफ्लेक्ट होके डाइवर्ज हुई, तो उनका जो डॉटेड स्ट्रक्चर मैंने यहाँ ड्रॉ करके आपको दिखाया है, तो वो शो करता है कि जो हमारी लाइनें हैं वो आके आपके फोकस पे अभिसारित होती हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो जो डिस्टेंस हमारा है O से F2 तक का और O से F1 तक, इससे ही हम फोकल लेंथ कहते हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जिसके अंदर हमने जाना था कि कुछ वर्ड्स जो हमारे लेंस से रिलेटेड हैं उसके अंदर। चलिए और आगे बढ़ते हैं कि यहाँ अब हम बताएंगे आपको कि कुछ टिप्स बताएंगे जो रे ऑफ डायग्राम को बनाने में हेल्प करेंगे आपकी। तो जैसे कि मैंने यहाँ पहला लिख रखा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पासिस थ्रू F। यानी कि अगर कोई भी रे हम अगर उसको रिफ्लेक्ट करवाते हैं किसी एक्सिस के, यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है उसके अगर समांतर होकर किसी को रिफ्लेक्ट करवाते हैं किसी रे को, तो वो आपके दूसरी साइड फोकस से होकर
गुजरेगी। जैसे कि मैंने यहाँ दोनों ही लेंसेज के बेसिस पे यहाँ डायग्राम आपको बना के दिखा रखा है। जैसे कि मैंने पहले डायग्राम में यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन पास करवाया है या रिफ्लेक्ट करवाया है, जो कि आपका आगे जाके कन्वर्ज हो रहा है F2 पे। और ऐसे ही मैंने आपके कॉन्केव के लिए भी किया है, जिसके अंदर मैंने आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वो आपका डाइवर्ज हो रहा है आपके F1 यानी कि फोकस पॉइंट से। तो इन डायग्राम्स को आपको प्रॉपर अच्छी तरीके से समझना है केवल, ताकि आप इसको कभी भी और बिल्कुल सही तरीके से इसको ड्रॉ कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। जैसे कि अगला यहाँ मैंने पॉइंट लिख रखा है, अ रे पासिस थ्रू F आफ्टर रिफ्लेक्शन विल एमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि इसका मतलब है कि अगर हम कोई रे को F पॉइंट से रिफ्लेक्ट करवाते हैं यानी कि पास करवाते हैं, तो वो जो है वो आपका लेंस से रिफ्लेक्ट होके अपोजिट साइड में बिल्कुल पैरेलल चली जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ डायग्राम में आपको दिखा रखा है कि जैसे मैंने यहाँ पहले पॉइंट में यानी कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है वहाँ से जो मैंने पास करवाया F पॉइंट से, तो आपका रिफ्लेक्ट होके बिल्कुल पैरेलल आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पास हो जाती है। और ऐसे ही अगर कॉन्केव में देखा जाए तो वहाँ भी मैंने जो ये आपका एक रे आपका इन्फिनिटी से लाकर रिफ्लेक्ट करवाया, तो आपका अपोजिट साइड में लेंस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से क्रॉस हो रही है। जैसे कि तो आपका डायरेक्टली आपके लेंस से पैरेलल होकर रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है, जैसे कि मैंने इमेज 2 में भी दिखाया है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शंस पे या नेक्स्ट टॉपिक पे। वेट अ सेकंड प्लीज़। जैसे कि हमारा अब यहाँ नेक्स्ट आपका ऑप्शंस पड़ेगा कि अ रे passes through optical center O pass without any deviation। कि अगर हम कोई रे को अपने ऑप्टिकल सेंटर O यानी कि जो हमारे लेंस के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पड़ता है वहाँ से अगर उसको डिफ्लेक्ट करवाते हैं, तो वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के बिल्कुल सीधी आपकी वहीं से रिफ्लेक्ट होगी। जैसे कि मैंने यहाँ दोनों ही लेंसेज के डायग्राम को बना के यहाँ आपको दिखा रखा है कि मैंने इनके बिल्कुल सेंटर पॉइंट से डिफ्लेक्ट करवाया या रिफ्लेक्ट करवाया, तो बिना किसी डिफ्लेक्शन के यानी कि बिना किसी एंगल पे मुड़े हुए बिल्कुल सेम डायरेक्शन में ही वापस जा रहे हैं उसी साइड, मतलब अपोजिट साइड में, तक सेम लाइन में वो आपका ऐसे ही पास हो जाता है, डिफ्लेक्ट नहीं होता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है आपका इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस फॉर अ वेरियस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब हम यहाँ बात करेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा कुछ इमेज ड्रॉ करेंगे जो कि आपके अलग अलग पोजीशंस पे रखी होंगी, और उसके बाद हम उसकी डिस्कस करेंगे कि जो हमारा इमेज फॉर्मेशन है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो चलिए, जैसे कि मैंने यहाँ सबसे पहला ऑप्शन ले रखा है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो आपकी इन्फिनिटी पे हो यानी कि अनंत बिंदु पर हो। तो ऐसा जब भी होता है तो आपके जो रेज हैं वो डायरेक्टली आके कन्वर्ज हो जाती हैं आपके F2 पे यानी कि फोकस पे। और इसके अब अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, जैसे कि मैंने यहाँ डायग्राम में दिखा रखा है और उसके नीचे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रखे हैं कि वो कैसा होगा। तो अगर पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें तो आपका फोकस पे बनेगा, और ऐसे ही अगर उसके नेचर के बारे में बात करें तो वो आपका रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और साइज़ की बात करें तो हाईली डायमेनाइज यानी कि पॉइंट साइज़ का होगा आपका। यही मैंने यहाँ हिंदी में भी समझा रखा है कि प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो आपकी F2 पर केंद्रित होगा, यानी कि जो फोकस बिंदु है वहाँ पर केंद्रित होगा। प्रकृति की बात करें तो वास्तविक और उल्टा होगा। प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा या फिर बिंदु के बराबर होगा। और ऐसे ही मैंने अब यहाँ सेकंड इमेज की बात करते हैं। सेकंड में मैंने यहाँ ले रखा है बियॉन्ड 2F1, यानी कि जो हमारा C पॉइंट होता था स्फेरिकल मिरर में, वहाँ से पीछे अगर कोई आपका ऑब्जेक्ट रखा है तो हमारा इमेज कहाँ और कैसा बने। जैसे कि मैंने यहाँ आपको ड्रॉ करके दिखा रखा है कि मैंने उसको 2F2 पे ही रख रखा है। और उसके बाद जो हमने इसका लाइन ड्रॉ किया है तो देखिए आपके ये कैसा बन रहा है।
तो यहाँ से जैसे ही मैंने लाइन पास करवाया तो जो हमारी ऑब्जेक्ट के बिल्कुल पैरेलल होके लाइन जा रही है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल होके जा रही है वो अपोजिट साइड हमारे फोकस को क्रॉस करता है। और जो हम ऑब्जेक्ट को सेंटर यानी कि ओ से, ऑप्टिकल सेंटर से अगर क्रॉस करवाते हैं तो आपको बिल्कुल पैरेलल सीधा ही बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधा चला जाता है। और ये दोनों ही जहाँ एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, यानी कि जो हमारा 2f2 है उससे पहले एक दूसरे को ये क्रॉस करती हैं, जो कि मैंने यहाँ पॉइंट शो कर रखा है। और ऑब्जेक्ट का साइज़ भी शो कर रखा है a डैश b डैश से, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। और अब अगर हम बात करें इसकी पोजीशन, नेचर एंड साइज़ के बारे में, तो जो इसकी पोजीशन है वो आपकी बिटवीन 2f1 एंड 2f2 के बीच में होगा, जो कि मैंने हिंदी में भी आगे लिख रखा है कि जो हमारा पोजीशन है वो 2f1 और 2f2 के बीच में होगा। और अगर नेचर की बात करें तो ये रियल एंड इन्वर्टेड होगा, यानी कि वास्तविक और उल्टा होगा। और इसके बाद अगर इसकी साइज़ की बात करें तो ये स्मॉल होगा, यानी कि आपका छोटी इमेज फॉर्म होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा है थर्ड ऑप्शन, जो कि है आपका ऑब्जेक्ट एट 2f1, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारे एग्जैक्ट 2f1 पे रखा हुआ है। ऐसे में होता क्या है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट अगर 2f1 पे है तो उसमें भी हम एक प्रिंसिपल एक्सिस के सामने से रे पास करवाते हैं और एक आपका ऑप्टिकल सेंटर से। और ये दोनों ही आपका आगे जाके जो आपके लेंस के अपोजिट साइड रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, यानी कि दूसरी साइड जब रिफ्लेक्ट करके एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं तो वो जो पोजीशन होती है आपका एग्जैक्ट 2f2 के, यानी कि O से 2f2, यानी कि O से 2f1, यानी कि जितनी दूरी से हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ था उतनी ही दूरी पर जाकर हमारा इमेज भी बन रहा होता है, जैसे कि मैंने यहाँ डायग्राम में आपको शो कर रखा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके नेचर, पोजीशन और साइज़ के बारे में। तो जो इसकी पोजीशन है वो आपको, जैसे मैंने अभी बता दिया आपको, 2f2 तो होगा, यानी कि सेम दूरी पे होगा। और अगर नेचर की बात करें तो ये आपका रियल एंड इन्वर्टेड होगा, यानी कि वास्तविक होगा और उल्टा इमेज होगी। और यही अगर हम साइज़ की बात करें तो जैसा कि ये सेम डिस्टेंस पे आपका ड्रॉ हुआ है, यानी कि इमेज फॉर्मेशन हुआ है, तो इसका जो इमेज की साइज़ भी होगी वो भी आपका सेम ही होगा जितना आपका ऑब्जेक्ट का साइज़ होगा। तो इसको मैंने हिंदी में भी यहाँ लिख रखा है कि प्रतिबिंब की स्थिति 2f2 पर होती है और प्रकृति उसका वास्तविक और उल्टा होगा। प्रतिबिंब का आकार बिंब के बराबर होगा। चलिए अब यहाँ डिस्कस करते हैं अपने चौथे इमेज के बारे में। और चौथा इमेज है आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f1, यानी कि बिंब आपका f1 और 2f1 के बीच में है। तो अगर बीच में है तो जो हमारा डायग्राम है वो ऐसा बनता है, देखिए कि मैंने इसको 2f1 और f1 के बीच में ऑब्जेक्ट किया है और एक रे को मैंने आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से पास करवाया है और एक आपका ऑप्टिकल सेंटर से। और ये दोनों जब एक दूसरे को अपोजिट साइड में जाके क्रॉस करते हैं तो वो आपकी पोजीशन 2f2 से भी बियॉन्ड होती है, यानी कि पीछे होती है। जैसे कि मैंने यहाँ नीचे अब आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में बता रखा है कि जो पोजीशन है वो हमारी बियॉन्ड 2f2 होगी। नेचर इसका रियल एंड इन्वर्टेड होगा, यानी कि वास्तविक और उल्टी होगी। साइज़ की बात करें तो ये हाईली एनलार्ज होगा, यानी कि काफ़ी बड़ी पिक्चर यहाँ आपकी बनने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने इसको हिंदी में भी लिखा है, प्रतिबिंब की स्थिति जो है वो आपकी 2f2 से परे होगी। प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो अत्यधिक बड़ा होगा और जो उसकी प्रकृति होगी वो वास्तविक और उल्टी होगी। ये हमारा फोर्थ पोजीशन थी। और अब हम बात करते हैं अपने पांचवें पोजीशंस के बारे में, जिसमें आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपके फोकस पे होगा। और अगर फोकस पे होगा तो यहाँ भी हम सेम दो रे आपका पास करवाएंगे, एक आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से और एक ऑप्टिकल सेंटर से। तो क्योंकि ये आपके फोकस पे है तो यहाँ से जैसे ही हम कोई दोनों रे ये पास करवाएंगे तो ये आपके लेंस के अपोजिट साइड से बिल्कुल ही एक दूसरे के पैरेलल होके निकल जाएंगे, क्रॉस नहीं करेंगे एक दूसरे को कहीं भी। यानी कि अगर पैरेलल हैं एक दूसरे के, क्योंकि पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करती, यानी कि जैसा आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि समांतर जो रेखाएं होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है और हमेशा एक दूसरे के सामने ही चलती जाती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ इमेज में आपको शो कर रखा है।
तो अगर हम बात करें इसकी पोजीशन, साइज़ और नेचर के बारे में, तो जो इसका पोजीशन होगा यानी कि जहाँ ये बनेगा वो आपका होगी इन्फिनिटी, यानी कि इसकी इमेज का जो एक्चुअल पोजीशन है वो हम यहाँ डिफ़ाइन नहीं कर सकते, वो आपकी अनंत पे जाकर बनेगी, जैसे कि मैंने यहाँ हिंदी में भी लिखा है। और अगर अब नेचर की बात करें तो ये आपकी रियल एंड इन्वर्टेड होगी, यानी कि वास्तविक और उल्टा बनेगा। और अगर यहीं साइज़ की बात करें तो ये आपका हाईली एनलार्ज होगा, क्योंकि ये इन्फिनिटी पे बनेगा, यानी कि इसकी साइज़ का कोई अनुमान ही नहीं लगा सकते। लेकिन ये आपका छोटा ना बन के काफ़ी बड़ा बनेगा, क्योंकि आपका डाइवर्ज हो रहा है, फैल रहा है, इसलिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने छठे केस पे, जो कि होता है आपका स्पेशल यानी कि विशेष केस, और जिसके अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो आपका ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में रखा होता है। और चलिए अब इसके इमेज के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपके F1 और फोकल लेंथ के बीच में रख रखा है, A और B। और जब मैंने यहाँ से भी लाइन आपका सेम वैसे ही पास कराया जैसे बाकियों में भी मैंने करवाया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और आपके ऑप्टिकल सेंटर से होता हुआ। तो जो हमारा इमेज फॉर्मेशन है वो आपके लेंस के साइड जिधर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड आपका इमेज भी फॉर्म होगा और वो आपके फोकल लेंथ से पीछे होगा। जैसे कि मैंने यहाँ डायग्राम में दिखा रखा है आपको कि जो हमारा इमेज फॉर्मेशन है, जिसको मैंने बाद में डॉटेड लाइनिंग से यहाँ दिखा रखी है, तो हमारा F1 से भी पीछे जाकर आपका बन रहा होता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा लेंस के अपोजिट साइड होता है वहाँ दोनों ही आपके लाइन्स यानी कि दोनों जो रे हैं वो डाइवर्ज होती जाती हैं, फैलती जाती हैं, यानी कि उनका मिलना कहीं भी आपका पॉसिबल आगे नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशंस में जो होता है तो हमारा जो इमेज फॉर्मेशन है वो आपके ऑब्जेक्ट की साइड ही आपका इमेज फॉर्म होता है। जैसे कि मैंने अब यहाँ नीचे लिख रखा है कि अगर पोजीशन की बात करें तो बिटवीन 2F1 एंड F1 ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु एक ही तरफ बनता है। और अगर इसकी साइज़ की बात करें तो जो साइज़ होगा वो आपका एनलार्ज यानी कि बहुत बड़ा बनेगा। और अगर नेचर की बात करें तो ये आपका वर्चुअल एंड इरेक्टेड होगा, यानी कि आभासी और उल्टा बनेगा। तो जैसे कि आपने अभी तक इस चैप्टर में ये चीज़ें समझ गए। अगर आपको कोई भी चीज़ को अभी भी समझने में प्रॉब्लम है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे दिए गए इंस्टाग्राम या फेसबुक या व्हाट्सएप पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे साइंस के इसी चैप्टर के बारे में आगे की नई चीज़ों के लेकर और आपके कुछ टेस्ट पेपर्स या न्यूमेरिकल्स को लेकर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।